साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 7 का कृषि एवं पोषण। यहाँ पर बहुत से लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर कृषि एवं पोषण के प्रैक्टिस सेट हमको कहीं नहीं मिल रहे हैं, कृपया कृषि और पोषण के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएं। तो हम आपके लिए कृषि एवं पोषण के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आ गए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कृषि और पोषण से जो ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में 2020 और 2021 की करंट अफेयर जो है वो आपके कृषि एवं पोषण से जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो कृषि और पोषण से आपके करंट अफेयर के किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट कृषि एवं पोषण। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है यूनिट 7 का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। बहुत गौर से पढ़िएगा इस प्रश्न को, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या लिखा हुआ है प्रश्न में लिखा है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 100% जैविक कृषि करने वाला। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रदेश लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है और यह जो है पहला केंद्र शासित बन गया है प्रदेश जो कि 100% जैविक कृषि जहां पर होती है। राज्यों की बात करें तो सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने 100% जैविक खेती का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो अगर राज्य आपसे पूछ रहा है तो आपको सिक्किम बताना है, अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ रहा है तो आपको लक्षद्वीप बताना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ना है। देखिए आयोग आपको पूरा समय देता है एक एक प्रश्न को पढ़ने के लिए, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को गौर से पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि हर प्रश्न का आपको एक नंबर तो मिलना ही मिलना है, यानी कि 2 नंबर तो एक प्रश्न के मिलने ही मिलने हैं और समय भी पर्याप्त है। तो अच्छे से पढ़ करके प्रश्न को जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, किसानों को पहले रखना वाक्य किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन है एक योजना का नाम है, ऑप्शन बी है एक ई बुकलेट है, ऑप्शन सी है एक बैंक खाता का नाम है, ऑप्शन डी है एक कृषि ऋण है। तो किसानों को पहले रखना ये किसको संदर्भित करता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एक ई बुकलेट का नाम है किसानों को पहले रखना। आइए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। देखिए, तो भारत सरकार ने हाल ही में किसानों को पहले रखना नाम से 100 पृष्ठों की एक बुकलेट जारी की है। यह पुस्तक किसानों की सफलताओं की कहानियों पर प्रकाश डालती है जिन्हें 3 कृषि कानून के बाद अनुबंध खेती से लाभ हुआ है। तो ऐसे किसान जिन्हें 3 कृषि कानून के बाद अनुबंध खेती से लाभ हुआ है उनके बारे में ये पुस्तक बताती है, कैसे उनको सफलता मिली उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है, किसानों को पहले रखना इस पुस्तक का नाम है और यह एक ई बुकलेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में रायमोना को असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया रायमोना को। आपको ये बात याद है ना, आपको 20 प्रश्न आपको सामने देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बार बार याद नहीं दिलाना पर। यह प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसको काउंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए रायमोना जो है वो आपका यहाँ पर 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, कहाँ का, असम का। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के अनुसार कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के 6वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो करंट का भी प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया और कृषि एवं पर्यावरण का प्रश्न भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, कोकराझार जिले में ये जो है रायमोना स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। ये आपका ट्रेडिशनल प्रश्न है जो आपका यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर से पूछा जाता है। ऑप्शन है खरबूजा, ऑप्शन बी है ककड़ी, ऑप्शन सी है खीरा, ऑप्शन डी है गेहूं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि गेहूं एक ऐसी फसल है जो जायद की फसल नहीं है। तो गेहूं कैसी फसल है, तो तरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि जायद फसलें हैं, जबकि गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है। तो याद रखिएगा गेहूं रबी की फसल है, बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो आपके जायद फसल हैं। ठीक है, इनमें से ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, तब भी आप बता सकते हैं कि गेहूं अलग है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, बाकी तीनों जायद की फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं।
कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो भारतीय राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है। तो देखिए, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन है तथा देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है और विश्व में भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर जोड़े मिलाने हैं। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत मिला हुआ है? ऑप्शन है रबी फसल, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? सरसों, ककड़ी। ऑप्शन बी है खरीफ फसल, क्या मक्का खरीफ की फसल है? ऑप्शन सी है जायद फसलें, तो खीरा और तरबूज उसके सामने है। ऑप्शन डी है नगदी फसल और कपास इसके सामने है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि जो रबी की फसल है वो सरसों और ककड़ी, ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। सर क्यों गलत है, आइए बताते हैं। देखिए, तो ककड़ी जो है ना वो एक जायद की फसल है, ना कि रबी की फसल है, इस वजह से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ककड़ी जो है वो जायद की फसल है, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। यानी कि मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, खीरा और तरबूज जो है वो जायद की फसल है और कपास जो है वो नगदी फसल है। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ककड़ी जो है वो एक जायद फसल है, ना कि रबी की फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसानों के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो कृषि एवं पोषण से संबंधित जो भी योजनाएं चालू की गई हैं वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जून 2020 की ये योजना है फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। आइए देखते हैं किस राज्य ने चालू की है। राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की गई है। आइए कुछ जानकारी देते हैं। तो राज्य दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गढ़वाले चावल वितरण योजना शुरू की है। यह एक फोर्टिफाइड चावल है जो विटामिन बी और आयरन से भरपूर होता है। तो याद रखिएगा, गढ़वाले चावल वितरण परियोजना कहां पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। यह कैसा एक चावल कैसा है? तो यह एक फोर्टिफाइड चावल है। सर फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? तो फोर्टिफाइड चावल जो होता है उसमें विटामिन बी और आयरन जो है भरपूर मात्रा में होता है, इसे हम फोर्टिफाइड चावल कहते हैं। और आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको वितरण योजना शुरू की है अपने राज्य के किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सब्जियों के लिए एमएसपी तय किया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि केरल राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए एमएसपी तय कर दिया है। देखिए, तो केरल राज्य सरकार ने 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन है? तो इसमें सब्जियां हैं, फल हैं और कंद हैं। इन तीनों चीज़ों को जो है, कंद आप जानते हैं ना, कंद का मतलब है जो जमीन के नीचे होता है, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी फसलें जो होती हैं वो कंद के अंतर्गत आती हैं। तो तीनों को यहाँ पर कवर किया गया, सब्जियों को भी, फल को भी और कंद को भी। और इसके लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। आपसे जरूर पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। तो हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों को जलवायु और उसकी चुनौतियों के बारे में डाटा प्रसारित करने के लिए एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है? किसानों को पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है, तो किस तरह से उन्हें कृषि करनी चाहिए। इसके लिए जो है एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है ये मौसम पूर्वानुमान प्रणाली चालू की गई है। तो देखिए, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने किसानों को जलवायु और उसकी चुनौतियों के बारे में डाटा प्रसारित करने के लिए एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है ताकि वह सही समय पर सही फसलों का निर्णय ले सके मौसम को देखते हुए। देखिए, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने इतना प्रदूषण कर दिया है, ठीक है ना, इतने पेड़ों की कटाई कर दी है कि बारिश के समय पर बारिश नहीं हो रही है, सर्दी के समय पर सर्दी नहीं पड़ रही, गर्मी के समय पर गर्मी नहीं पड़ रही। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यहाँ पर लेकर के आई गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में राज्य के किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो बलराम योजना जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर राजस्थान। आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर सी यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जुलाई 2020 में राज्य के किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। इसमें अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। तो भूमिहीन किसानों के लिए अगले 2 वर्षों के लिए बलराम कृषि योजना जो है वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। तो मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किसके द्वारा चालू की गई है? आरआरबी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इफको या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। तो देखिए 29 जून 2020 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स का शुभारंभ किया है। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए NFL के द्वारा टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। NFL का नाम याद रखिएगा, मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, और इसका NFL का फुल फॉर्म की बात करें अगर हम, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो NFL का फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, यानी कि घर घर जाकर के, मोबाइल का अर्थ क्या होता है? मोबाइल का जैसे मोबाइल वैन होती है ना, मोबाइल पुलिस वैन होती है, 100 नंबर डायल कर दीजिए मोबाइल पुलिस आ जाएगी। तो मतलब कि एक वैन में सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसे ही मोबाइल मृदा परीक्षण वैन यहाँ पर चालू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हरसिमरत कौर बादल, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आइए देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि हरसिमरत कौर बादल के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत की गई है। देखिए तो 29 जून 2020 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सूची खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की PM औपचारिक योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का शुरुआत 29 जून 2020 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो 9 लाख कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। जैसा कि आपको पता है 2020 के टाइम पर जो कोरोना है वो अपने चरम पर था और जो प्रवासी भारतीय थे वो अपने अपने घर को वापस आ रहे थे, कि उनमें किसान भी शामिल थे। ठीक है, तो किसानों को अपने घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 9 लाख कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना का शुभारंभ किया गया। किसने शुभारंभ किया? तो हरसिमरत कौर बादल ने शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न को आपको बड़े अच्छे से याद करते हुए चलना है। ठीक है ना, इसका असर आपको दिखेगा जब आप एग्जाम देकर के लौटेंगे ना, तब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे, सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। अगर आप सुबह के 7:30 बजे वाली वीडियो और दोपहर में 12:30 बजे की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो आपको अपने आप इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 13, मेक इन इंडिया पहल के तहत टिड्डी नियंत्रण स्प्रेयर का परीक्षण कहां पर किया गया है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले की बात है, यहां पर टिड्डियों का हमला हुआ था पाकिस्तान पर, भारत पर, मतलब हर जगह टिड्डियों ने जो है आक्रमण कर दिया था, किसानों की फसल चौपट कर रही थी। तो इसीलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत टिड्डी नियंत्रण स्प्रेयर का परीक्षण कहां पर किया गया? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, ए और बी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी अजमेर और बीकानेर में। तो देखिए मेक इन इंडिया पहल के तहत वृद्धि नियंत्रण USB स्प्रेयर का परीक्षण अजमेर और बीकानेर में किया गया और यह परीक्षण सफल भी रहा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था मेक इन इंडिया में कि जो है ना दवाइयों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया गया था। ठीक है ना, और यह परीक्षण बिल्कुल सही साबित हुआ और सारी की सारी टिड्डियां जो हैं वो भारत छोड़ करके चली गई थी। पाकिस्तान से सीधे राजस्थान में आई, राजस्थान से पूरे भारत में फैलने लगी थी। तो भारत के देखिए दिमाग तो होता ही है भारत के लोगों में, है ना, तुरंत जुगाड़ किया, सारे के सारे जो मतलब केमिकल वगैरह होते हैं इकट्ठा किया और ड्रोन को बुलाया और सारे ड्रोन के द्वारा छिड़काव करवा दिया फसलों पर। अब टिड्डियों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो टिड्डियों को मजबूरी में यहाँ से भागना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या फिर राजनाथ सिंह? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। अब ये किससे संबंधित है? आइए देख लेते हैं।
तो 12 जून 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया। युवा पेशेवर के नवीन विचारों तक पहुंचने के लिए सहकारी संस्थानों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। वही बात, यानी कि जब कोरोना अपने चरम पर था तो कुछ युवा लोग भी जो है वो विदेशों से और अलग अलग राज्यों से लौट करके अपने अपने घर पर आए थे। तो उन युवाओं की जो मानसिकता है, उन युवाओं की जो टेक्निक है, उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए स्पेशली ये सहकार मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरुआत की गई थी। मंत्रियों के विभागों को भी याद करते हुए चलिए साथ ही साथ में, है ना, क्योंकि पूछा जाता है मंत्रियों के कौन से विभाग से संबंधित है नरेंद्र सिंह तोमर, तो आप बता सकते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? यहाँ से आपके जो न्यूट्रिशियन, जो पोषण का प्रश्न होता है, वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, तो 16 मार्च से 31 मार्च, 30 जनवरी से 15 मार्च, 23 फरवरी से 10 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया गया। तो देखिए, ये हमने आपको बता ही दिया। इस पखवाड़े में मुख्यतः क्षेत्रों में वानिकी का उपयोग कर पोषण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में वानिकी का उपयोग करके पोषण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा शुरुआत की गई थी 16 मार्च से 31 मार्च 2021 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान किसके द्वारा चालू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो बुजुर्गों के लिए पोषण प्राप्त कराने के उद्देश्य से सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 15 मार्च 2021 को बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की। तो डेट याद रखिए, 15 मार्च 2021 को पोषण अभियान बुजुर्गों के लिए चालू किया गया। मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो, ये प्रश्न और हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पर तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों आप पैसे दे करके अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस सेट जाकर के देख रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले, है ना। वही गिने चुने प्रैक्टिस सेट, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था वगैरह के प्रैक्टिस सेट लोग लेकर के आ जाते हैं और पुराने प्रश्नों को लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर एमपीपीएससी का सिलेबस भी चेंज हो गया, तो नए प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसी लेवल को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखिए, प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है, महत्वपूर्ण क्यों है प्रोटीन दिवस, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं कब मनाया गया प्रोटीन दिवस। 20 मार्च 2020, 21 मार्च 2020, 27 फरवरी 2020, या फिर 21 फरवरी 2020। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 27 फरवरी 2020 को प्रोटीन दिवस मनाया गया। थीम क्या है इस वर्ष की, आइए देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन के सही क्रियान्वयन के लिए 27 फरवरी 2020 को प्रोटीन दिवस मनाया गया। यहाँ पर कुछ समय पहले एक यहाँ पर पहल चालू की गई थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, जिसका नाम है राइट टू प्रोटीन। उसके सही क्रियान्वयन को दर्शाने के लिए 27 फरवरी 2020 को प्रोटीन दिवस मनाया गया भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, या फिर उत्तराखंड। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में मगरमच्छ की एक नई प्रजाति की खोज के बाद मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला देश नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर तीनों प्रजातियों वाला जो राज्य है वो आपका ओडिशा बन गया है। ठीक लिखा हुआ है ना, देश का एकमात्र राज्य। ठीक है, देश का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। ठीक है, जहाँ पर तीनों प्रजातियाँ मगरमच्छ की पाई जाती हैं। ये प्रश्न आपकी आगामी जो 2021 की एमपीपीएससी आ रही ना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में जो आपकी एमपीएसआई और पटवारी की कुछ ही दिनों में यहाँ पर घोषणा होने वाली है पदों की, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो सारी तैयारी आपकी यहाँ पर होती हुई चल रही है, इसीलिए कह रहे हैं दोनों वीडियो देखा कीजिएगा, सुबह करंट अफेयर और दोपहर में प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 19, विश्व महासागर दिवस 2021 कब मनाया गया? 10 जून, 20 जून, 8 जून, या फिर 11 जून। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या है, आइए देखते हैं। तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो थीम भी याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं।
तो किस प्रभाग ने पर्यावरण दिवस पर ओसिस ऑफ होप के नाम से एक ऑनलाइन फेस्टिवल आयोजित किया। अब देखिए ऑनलाइन फेस्टिवल आयोजित किया गया है और बहुत सारे ऑनलाइन फेस्टिवल इस समय आयोजित किए जा रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना, जूम पर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं योजनाओं के लिए। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन हुआ है। देखिए उड्डयन प्रभाग, रक्षा प्रभाग, फिल्म प्रभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। ओसिस ऑफ होप किसका है? सही आंसर है सी, यानी कि फिल्म प्रभाग के द्वारा ओसिस ऑफ होप को चालू किया गया। देखिए तो फिल्म प्रभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर ओसिस ऑफ होप के नाम से एक ऑनलाइन फेस्टिवल का आयोजन किया। यह आयोजन 2 दिन चला था। कब कब? 5 और 6 जून 2021 को आयोजित किया। 2 दिन तक ओसिस ऑफ होप के नाम से एक फेस्टिवल ऑनलाइन आयोजित किया गया। किसके द्वारा? फिल्म प्रभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 प्रश्न क्लियर होते हैं। कितने नंबर आपके आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह प्रश्न कैसे लगे आपको वो भी आप बताइएगा, और हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फीडबैक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने सुबह वाली करंट अफेयर में बहुत अच्छा फीडबैक दिया, इसलिए हमने वहाँ पर एक और इनिशिएट लॉन्च कर दिया। वहाँ पर एक और चीज़ हम आपको कराने लगे हैं। डेली हम 2020 से 2021 तक जितने भी यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं, डेली एक अवार्ड्स को क्लियर करेंगे। उस अवार्ड की शुरुआत कब की गई है, हाल ही में किससे मिला है, कितनी राशि दी जाती है, सारी चीज़ें हम करंट अफेयर में एक अवार्ड पर डे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज भी हमने यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आए हैं सुबह 7:30 बजे। 30 जून करंट अफेयर के नाम से आपको मिल जाएगा। आप चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर देखिए आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट अलग से आपको देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है ना। बाकी डेली हम आपके लिए 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आते रहते हैं। भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया है। ठीक है, और आज हम आपके लिए कृषि और पर्यावरण का लेकर के आए हैं। कल हम आपके लिए MPG के भी लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए महत्वपूर्ण 7:30 बजे करंट अफेयर और दोपहर 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।